हम्म। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस पर, प्राकल्पना पर हम लोग बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर वो यूपीएससी मेंस सोशियोलॉजी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स सोशियोलॉजी में हमारे कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं, तो वो हमारे दिए गए नंबर 7054161270 पर कॉल कर सकते हैं। अभी होली तक सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, यानी कि नेट और जेआरएफ के लिए 10% डिस्काउंट, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर 10% डिस्काउंट और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पर 5% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हमें कॉल कर सकते हैं आप और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस, प्ररचना या उपकल्पना पर। तो हम लोग इसे पढ़ते कैसे हैं? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से अनुमान लगाना या प्रारंभिक विचार किसी भी चीज़ के बारे में रखना। जैसे मान लो कि किसी के घर में शादी विवाह है, तो ये मान के चलता है कि अगर वो 500 आदमी को आमंत्रित करेगा तो उसका कितना खर्च लगेगा खाने पर। तो इस तरीके के जैसे बातें करना, जैसे आपस में लोग घर में बातचीत करते हैं, तो एक तरीके का वो अनुमान लगाते हैं, एक तरीके का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। अब समाजशास्त्र में इसकी उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र में इसकी उपयोगिता ये है कि जब कोई शोधार्थी किसी विषय पर शोध करना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने एरिया के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में अनुमान लगाता है। जैसे किसी ने मान लो जाति व्यवस्था के परिवर्तन पर जो है काम करना प्रारंभ किया है, तो वो अपने हाइपोथेसिस में इस बात की कोशिश करेगा कि वो जो है एक अपना अनुमान रखे, एक अपना विचार प्रस्तुत करे, एक अपनी अंदाजा लगाए कि वो किन किन क्षेत्रों के अध्ययन क्षेत्र को लेगा और उस पर अपनी राय कैसे जो है उस पर अपनी राय रखेगा। तो जब उसको एक खाका, एक कच्चा अनुमान, एक मतलब अनमेच्योर्ड उसको आइडिया रहता है, तो उससे क्या है, वो अपने शोध क्षेत्र से बिल्कुल भटकता नहीं है और सही जो है उसको एक आइडिया मिला हुआ होता है। उस आइडिया के अनुसार वो आगे बढ़ता है, काम करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राकल्पना का मतलब होता है प्रारंभिक विचार। प्रारंभिक विचार, प्राइमरी आइडिया, कि किसी विषय विशेष के बारे में प्राथमिक आइडिया या प्रारंभिक विचार रखना। पीवी यंग क्या कहते हैं, अभी आपको और क्लियर होगा। पीवी यंग क्या कहते हैं? पीवी यंग कहते हैं कि जो प्राकल्पना है, काम चलाओ प्राकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। जैसे कि आपने एक अंदाजा लगाया, मैंने क्या कहा, एक प्राथमिक चरण का मतलब है प्राइमरी, आपने उसके विषय में, उस टॉपिक के बारे में एक ये आइडिया रखा है कि ऐसा होगा, इतना खर्च शादी में हमारे आएगा, हम अगर 500 लोग आमंत्रित करते हैं, या कोई भी ऐसा कोई। उसी तरह शोधार्थी जब शोध क्षेत्र में जाते हैं, जाने से पहले जब अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, तो कितने टाइम में उनका शोध हो जाएगा, कितने लोगों पर उनका शोध है, कितने जो है उसमें कितना धन खर्च होगा इत्यादि के बारे में वो राय रखते हैं। अब लोग परिभाषा के स्तर पर आते हैं, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसे लेते हैं। क्या कहा गया? प्राकल्पना बताती है कि हम आगे क्या देखना चाहते हैं, हम आगे क्या देखना चाहते हैं ये बताती है। एक प्राकल्पना भविष्य की ओर देखती है या एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये बात कही जा रही है परिभाषा में कि एक जो हाइपोथेसिस होती है वो बताती है कि आप क्या देखते हैं। जैसे कोई अंदाजा लगाता है कि मैं आगे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, मैं आगे मिलेनियर बन जाऊंगा, मैं आगे आईएएस बन जाऊंगा, बड़ा किसान बन जाऊंगा, तो उसके लिए पहले एक अनुमान जब लगाता है तो उसके लिए उसी दिशा में वो काम करना प्रारंभ करता है। वही जो काम करना है वो काम उसी आइडिया पर जाकर करता है, उसी हाइपोथेसिस पर जाकर करता है कि भाई मेरा ये अंदाजा था, इस अंदाजे पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वो हम आगे क्या देखना चाहते हैं, मतलब हमारी चाहत क्या है। मान लो कोई आईएएस बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो अब आईएएस बनना चाहता है तो उसे कोचिंग चाहिए, फीस चाहिए, टाइम ड्यूरेशन चाहिए,
टाइम ड्यूरेशन चाहिए कि इतने टाइम में मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा। तो क्या है, हम आगे क्या देखना चाहते हैं, एक प्राकल्पना भविष्य की ओर बताती है कि हमारी भविष्य की क्या योजना है। यह एक प्रस्तावना है, यानी एक खाका है, यानी एक शोल है जिस पर आप आगे बढ़ेंगे, जिसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने हेतु तो उसका परीक्षण किया जा सकता है। अब परीक्षण कैसे किया जाएगा, यानी कि आपने जितना, मान लो 8 घंटा पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ने हैं, तो उसका परीक्षण ऐसे किया जा सकता है कि हाँ आप उतना पढ़ रहे हैं तब उस अकॉर्डिंग बढ़ेंगे ना। तो इस सब चीज़ों को देखा जाता है। अब अगले समाजशास्त्री हैं लुंडबर्ग। लुंडबर्ग क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्राकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है, मतलब एक काल्पनिक जनरलाइजेशन है जिसमें कहा जा रहा है जिसकी प्रामाणिकता की जांच अभिशेष है, यानी कि किसी भी चीज़ पर अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना बेसिकली एक काल्पनिक सामान्यीकरण है कि हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि शादी में आपने अनुमान लगा लिया कि हाँ 500 के खाने पर हमें इतने लाख रुपए मेरे खर्चा हो जाएंगे, तो आपने मान लिया कि 5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे 500 लोगों के खाने पर, मान लो ऐसा है। तो क्या है, आप एक जनरलाइजेशन कर रहे हैं, काल्पनिक हाइपोथेटिकली आप ऐसा सोच रहे हैं, जिसकी प्रामाणिकता की जांच जांच अभिशेष है, यानी वास्तव में कितना आएगा ये फिर आप जो है अनुमान लगाते हैं कि हाँ 19-20 होगा, लगभग इतना 5 लाख खर्च होगा। फिर उसी तरह से पीवी यंग क्या सोचते हैं, पीवी यंग कहते हैं कि जो एक प्राकल्पना है एक कार्यवाहक विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक, जिसे कार्यवाहक प्राकल्पना कहा जाता है। जो एक प्राकल्पना है वो एक कार्यवाहक विचार है जो में एक्शन में लाया जाना है, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, उपयोगी खोज का आधार बनता है। क्लियर, यानी कि जो आप जो सोचते हैं उसी दिशा में काम करते हैं, तो वो जो हाइपोथेसिस आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपको भटकने नहीं देती। जैसे मान लो मैंने बताया ना कि आप शोध कर, जैसे मान लो आपने एस्टिमेट बनाया कि 500 आदमी पर 5 लाख रुपए खर्च होना, तो आप उस एस्टिमेट के कम से कम 19-20 आसपास रहेंगे। आप अनाप शनाप कुछ भी नहीं सोचेंगे उसके बारे में कि 1 लाख में हो जाएगा कि 10 लाख में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ 5 लाख से थोड़ा है, 5 लाख से थोड़ा उधर, थोड़ा बहुत आप एस्टिमेट क्लियर रहेगा आपका। तो एक कार्यवाहक प्राकल्पना इसलिए कहा गया। अब इसकी विशेषताएं हम लोग लेते हैं। पहली विशेषता क्या है, अवधारणात्मक स्पष्टता, यानी कि प्राकल्पना जब हम बनाते हैं तो हमें अवधारणात्मक स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है। यानी कि किस विषय पर हम शोध करेंगे, कितना काम उस पर करेंगे, कौन कौन से एंगल लेंगे, टूल टेक्निक्स डेटा क्या होंगे, हम अपने माइंड में वो चीज़ें एकदम क्लियर रखते हैं तो ये बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, अनुभविक संदर्भ, यानी जब हम साहित्य की समीक्षा पढ़ते हैं शोध करने से पहले, साहित्य की समीक्षा पढ़ते हैं तो उसमें चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और दूसरा, जब हमारा जो रिसर्च गाइड होता है, या अगर हम कहें कि जैसे खाना बनाने के लिए जो होता रसोइया होता है उससे आप आइडिया लेंगे तो कहेगा हाँ इतने में साब हो जाएगा। उसी तरह हमारा जो गाइड है वो हमें गाइड करता है। जब हम शोध करते हैं तो हमारा जो गाइड होते हैं, गाइड सर होते हैं, वो हमें शोध करते हैं। उस तरह जैसे मैंने खाने वाले एग्जाम्पल से आपको समझाया है, तो रसोइया उसका अनुभव का जो संदर्भ हम लेते हैं वो आपको बता देता है साहब इतने में हो जाएगा। उस तरह आपके जो गाइड साहब हैं शोध में, सोशियोलॉजी में, ये आपको बताते हैं चीज़ें कि ऐसे करिए। फिर विशिष्टता एवं यथार्थता पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस होती है यथार्थ तो एकदम नहीं होती, लेकिन यथार्थ के नज़दीक हो सकती है, यथार्थ के नज़दीक हो सकती है। फिर अगला है सरलता। जब आप हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं तो आपके दिमाग में हौच पौच नहीं रहता, आप लगभग क्लियर रहते हैं अपने विषय पर, आप थोड़ा सा कंपैटिबल हो जाते हैं कि हाँ मुझे इस संदर्भ में इतना खर्च करना है, इतने लोग को आमंत्रित करना, ये मेरा एस्टिमेट है, आप कूल हो जाते हैं। उसी तरह से शोधार्थी जब शोध करता है तो क्लियर रहता है, वो अपने दिमाग में नहीं रहता कि मेरा जो है वो सैंपल साइज बहुत बड़ा तो नहीं है, मेरा सैंपल साइज बहुत छोटा तो नहीं है, सैंपल साइज संकीर्ण है कि विस्तीर्ण है, ये सब चीज़ें परेशानियों से नहीं रहता वो। अगला है उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। अब उस समय वो कौन सी टूल टेक्निक्स यूज कर रहा है, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, रिसर्च के लिए जो है डिजाइन कैसी बनाए हुए है, वो उसने इंटरव्यू का कैसा मॉड्यूल बना रखा है, उसकी शेड्यूलिंग कैसी है, अनुसूची कैसे उसने बनाई है, क्रिएट की है, वो सब चीज़ें उपलब्ध प्रविधियों, मेथड्स के हिसाब से वो बनाया जाता है। फिर अगला है सिद्धांत से संबंधित। सिद्धांत से संबंधित
ठीक है, तो एकदम ईजी है ये। अब हम लोग बात करते हैं गुड एंड हार्ट के शब्दों में। गुडे एवं हार्ट के शब्दों में गुड एंड हार्ट क्या कहते हैं? वो सबसे पहले कहते हैं सामान्य संस्कृति, एक सामान्य संस्कृति। अब हम लोग बात करेंगे स्रोत पर। तो गुड एंड हार्ट स्रोत के बारे में क्या कहते हैं? वो सबसे पहले कहते हैं कि सामान्य संस्कृति होनी चाहिए, यानी कि जब हाइपोथेसिस बनाने पर एक हम कॉमन कल्चर का यूज करेंगे। फिर हम वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग की बात करते हैं, और वो कहते हैं उपमाएं जरूर दी जानी चाहिए कि किस कंटेक्स्ट में इस प्रकार का जो शोध हुआ है उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, तो हम इसके लिए कैसे टूल टेक्निक्स यूज करें ताकि हम और ज़्यादा साइंटिफिक जो है अपना जो फाइंडिंग्स है उसे प्राप्त कर सके, और ज़्यादा वैज्ञानिक आंकड़े हमारे पास आ सके, इसकी कोशिश की जाती है। फिर अगला है व्यक्तिगत अनुभव। कई बार जैसे आपका जो गाइड होगा उसके नॉलेज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो शोध के दौरान जो पढ़ा है या शोध क्षेत्र में जाकर जो अनुभव ग्रहण किया है उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं हाइपोथेसिस क्रिएट करने में, ये भी है, या अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रकारों पर। तो पहला है अनुभविक समानता, दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित, तीसरा है विवेचनात्मक चरों से संबंधित बताने वाली उपकल्पना। यानी अनुभविक समानता वाली उपकल्पना, यानी जो आपको जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ऐसी जब आप हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो कहीं ज़्यादा आप नज़दीक, सत्यता के कहीं ज़्यादा नज़दीक जाते हैं। क्योंकि हाइपोथेसिस तो हवा में हुई सोची गई बात है। अगर आपने एकदम हवा में सोचा, जैसे होता ना कि आपने सोचा कि यार IAS बनते हैं, लेकिन पड़े दिन रात खर्राटे लगा रहे हैं, तब तो संभव नहीं है ना। तो आप उसके आसपास कितनी मेहनत करनी है पहुंचने के लिए एग्जाम के आसपास, आपको वो देखना है। जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूप क्या है कि उसका जो एक्सट्रीमली जो उसका फॉर्मेट है हमें उसको फॉलो करना है, एकदम विशुद्ध समाजशास्त्री या वैज्ञानिक तरीका अपनाना है। आगे बात करेंगे महत्व पर। तो ये महत्व इसका क्या है? अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देता है, यानी आपके माइंड में क्लियर है कि मेरी हाइपोथेसिस, मेरा जो शोध है वो कितना बड़ा है, कितना विस्तृत है, तो उसके लिए मेरी जो हाइपोथेसिस है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। आप जो बहुत ज़्यादा भटके हुए नहीं होते हैं, क्योंकि भटक जाना, पक्षपात होना, यही सब ह्यूमैनिटीज़ में समस्याएं पैदा करता है। फिर अगला है अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना। अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करना, जब का आपकी हाइपोथेसिस सही दिशा में होती है तो जाहिर सी बात आपकी फाइंडिंग सही आएंगी, रिसर्च के दौरान आपका शोध से जो निष्कर्ष आएगा वो सही आएगा। अगला है अध्ययन में निश्चितता लाना। ठीक है, हाइपोथेसिस से आपके अध्ययन में निश्चितता आ जाती है। जो आप साहित्य की समीक्षा कर रहे होंगे, जो उस दौरान आप पढ़ रहे होंगे अपने शोध को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए, उसको आपकी हाइपोथेसिस यानी आपके दिमाग में हर समय क्लियर होगा कि मैं इस वर्ग का, इस समूह का, इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे उसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए। अगला है संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक। जो संबद्ध तथ्य हैं उनके संकलन में यह काफ़ी सहायक है। अगला टॉपिक है संबद्ध तथ्यों का अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना। उद्देश्य आपका क्लियर हो जाएगा। संबद्ध तथ्यों के संकलन में सहायक, यानी जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जब आप एक अनुमान लगा लेंगे तो आपके डेटा, आप तथ्यों, उन्हीं प्रकार के तथ्यों को एकत्रित करेंगे जो आपके शोध से संबंधित हैं। फिर ये निष्कर्ष निकालने में सहायक होगा। जाहिर सी बात है, आपने अपना टॉपिक लिया है डोमेस्टिक वायलेंस, आप डेटा निकाल रहे हैं वृद्धों की समस्याओं का, तब तो नहीं हो पाएगा ना। आपको निष्कर्ष निकालने में आपकी हाइपोथेसिस मदद करेगी। फिर सत्यता की खोज करने में सहायक। जब आप एक हाइपोथेसिस को अच्छे तरीके से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देती, शोध में वही आपको एक राइट ट्रैक पर रखती है। तो उससे आप अपने जो है डेटा को उसी दिशा में प्राप्त करते हैं, उसी दिशा में सारी मेहनत करते हैं, सारी आपकी थीसिस उसी दिशा में होती है। तो उसे आप अच्छे तरीके से, व्यवस्थित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समाजशास्त्री आंकड़े इकट्ठा करते हैं, जिनका सिंहावलोकन या इनका जो है विहंगावलोकन आप कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपका जो शोध है वो ज़्यादा जो है मतलब स्पष्ट, ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा समाजशास्त्री प्रतीत होता है। थैंक यू वेरी मच।